चलिए, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आप सभी को पता है कि कल आपके सीजी टेट का एग्जाम हुआ है और एग्जाम का जो पैटर्न था या क्वेश्चन था काफी कहना चाहिए कि घटिया था। घटिया इसलिए बोलना पड़ रहा है, ठीक है। प्रश्न तो आप सारे बना लेते, पर 150 प्रश्न और 150 मिनट था आपके पास और टाइमिंग काफी कम दिया गया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं पाते ये सारे क्वेश्चन को। हिंदी का हो गया है, इसके पहले हिंदी का हो गया है, ठीक है। अभी मैं आपको संविधान का और एसएसटी पेडागोजी का करवाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार आंसर देखने के लिए, ठीक है। क्या क्या हो सकता है और क्या आपके पढ़े हुए प्रश्नों में से आया है कि नहीं आया है, सारा चीज हम देखेंगे, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो प्रश्न कहां से पूछा है, आपके संयुक्त अधिवेशन से, ठीक है। प्रश्न कहां से पूछा गया है, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। प्रश्न आपका कहां से पूछा गया है, तो याद रखना है संयुक्त अधिवेशन से पूछा गया है, ठीक है। कहां से पूछा गया है, संयुक्त अधिवेशन से आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको कहा भी था कि अनुच्छेद 108 अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और जो बच्चा बात माना होगा, ठीक है, जो बच्चा बात माना होगा और अनुच्छेद 108 को रिवीजन करके गया होगा, उससे ये प्रश्न बन जाता। कैसे प्रश्न बन जाता, ठीक है। तो ये आपका नोट्स है, यदि आप देख पाएंगे, ये देख पाएंगे आपका, ये आपके संविधान का नोट्स है, ठीक है। संविधान का ये नोट्स है जहां पर मैंने अनुच्छेद 108 को आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यदि आप नोट्स को रिवीजन करके जाए रहते तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, कि संविधान संशोधन और धन विधेयक पर आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, ठीक है। अगर आपने केवल नोट्स रिवीजन किया होगा, जो कि मैंने शनिवार को कहा था कि अनुच्छेद 108 को रिवीजन करना, यदि आपने ये नोट्स रिवीजन किया होता, अनुच्छेद 108 पढ़े रहते, तो ये प्रश्न बन जाता। यहां पर प्रश्न क्या पूछा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध का कारण संसद की एक संयुक्त बैठक के किस विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है। यहां पर क्या पूछ देता है, बुलाई जाती है, ठीक है। तो देखो, धन विधेयक पर तो आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, ठीक है। धन विधेयक पर आप संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हो क्या, नहीं बुला सकते। और दूसरा आपके संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुला सकते, ठीक है। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। दो ठो पर आप नहीं बुला सकते। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बुला किस पर सकते हो, तो एक के पर बुला सकते हो और एक एम पर बुला सकते हो। तो जितने बच्चों ने टिक किया होगा बी ऑप्शन, केवल के और एम, उन सारे के सारे बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने शनिवार को कहा भी था कि अनुच्छेद 108 एक बार रिवीजन करके चले जाइएगा, ठीक है। ये आपके नोट्स में डला हुआ है, यदि आप अनुच्छेद 108 पढ़ते तो आपसे ये प्रश्न बन जाता, ठीक है। दूसरा, अगर आप नोट्स को और रिवीजन करते तो यहां पर और लिखा हुआ है कि अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है, तो एक आपको याद रखना है, दहेज अधिनियम 1961, बैंकिंग अधिनियम 1978 और पोटा आपका 2001। 3 बार आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। इसमें पहला अधिवेशन जो बुलाया गया था वो कौन सा था, दहेज अधिनियम 1961। और आपके पेपर में अगला ही प्रश्न दिया हुआ था कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में बुलाया गया था, ठीक है। यहां पर क्या बोला है, पहला बैठक बोला है। और पहला बैठक कब बुलाया गया था आपका, 1961 में बुलाया गया था दहेज प्रतिषेध विधेयक के लिए, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए बुलाया गया था। वहीं मैं बात करूं आपके बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण, तो ये कब हुआ था, आपके 1978 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, आपके 1978 में हुआ था। तो जितने बच्चों ने डी ऑप्शन टिक किया होगा, और ये भी आपके अनुच्छेद 108 का ही है, ठीक है। याद होगा तो याद होगा, मैंने शनिवार को जब क्लास आखिरी किया था तो आपको बार बार बोला था कि जितना अनुच्छेद आपको बोल रहा हूं उसको एक बार रिवीजन करके चले जाइए, क्योंकि वहां से आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा प्रश्न, ठीक है। मैंने बार बार आपसे कहा था, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। क्या क्या टिक किए हो ऑनलाइन बताइए, ऑनलाइन क्या क्या टिक किए हो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है, बताओ जी क्या क्या टिक किए हो सब लोग, आंसर सही टिक किए हो कि नहीं किए हो। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। याद होगा सैटरडे जब मैं आपको 1 घंटे का एमसीक्यू करवाया था, उसमें आपको किसके बारे में पढ़ाया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में पढ़ाया था। और ये किससे संबंधित है करके बताया था, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ये भी शनिवार के महामैराथन से आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। यदि आप नोट्स रिवीजन करोगे, ठीक है, ये मूल कर्तव्य को मैंने कहा था कि 5 से 10 मिनट लगेगा बेटा, रिवीजन कर लेना करके मैंने कहा था। यदि आप देखोगे तो यहां से आपके पेपर में 3 प्रश्न आया हुआ है। पहला प्रश्न कि 42वां संविधान
संविधान संशोधन 1976 किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो आपके मौलिक कर्तव्यों के लिए जोड़ा गया था, यह भी हमने देखा था। इसके अलावा यदि आप क्या बोलते हैं, ठीक है, यहां पर आप देखोगे मौलिक अधिकार में, तो यहां पर भी मैंने पढ़ाया है, ये मेरा क्लास का हैंड रिटन नोट्स है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और मौलिक अधिकार में भी मैंने कहा था कि केवल आप अनुच्छेद के टाइटल को रिवीजन करके जाते हैं, ये आपका टाइटल था 21 का केवल टाइटल को बस रिवीजन करके चले जाते हैं तो आपका फिर से जो अगला प्रश्न है वो अपने आप बन जाता। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने कहा भी था कि ये जो 10 ठो आपका मौलिक कर्तव्य है इसको पढ़ के जाना, संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था का पालन करना, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभुत्व करना, देश की संप्रभुता, देश की रक्षा, देश के लोगों को समृद्ध गौरवपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपके देश की संप्रभुता से भी प्रश्न पूछा गया है और अगला प्रश्न आपके एग्जाम में मौलिक कर्तव्य से यहां से पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़िए। मौलिक कर्तव्य, नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य शामिल है, ठीक है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना रखना, और ये आपका दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, क्या रखना है आपको, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। ठीक है, ये सारा चीज आपके नोट्स में डला हुआ है। ठीक है, देखिएगा, नहीं दिख रहा है, ओके रुकिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, अब दिख रहा है क्या ऑनलाइन, अब दिख रहा है ऑनलाइन, बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, आयकर का भुगतान करना, ये शामिल है क्या आपके 10 मूल कर्तव्यों में? नहीं है सर। ठीक है, ये शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, बिल्कुल ये भी शामिल है आपके कर्तव्यों में। क्या कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से रक्षा करना, ये शामिल है? तो ये बिल्कुल शामिल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जे और एल। जितने बच्चों ने इसका आंसर टिक किया होगा, सी वाले बच्चों का आंसर सही हो जाएगा। और ये भी आपके नोट्स से दिया गया डायरेक्ट प्रश्न है। ठीक है, यहां पर आप अपने नोट से देखेंगे मूल कर्तव्य वाला, तो यहां पर एक क्वेश्चन यहां से पूछा है, दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा है और तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछा है। ठीक है, इसको भी मैं रिवीजन करके जाना करके आपको बोला था, यदि याद होगा तो। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं। अगला आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, फिर हम ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, देखो यहां पर अगर आपको केवल इतना ही पता है, ये वाले क्वेश्चन में यदि आपको केवल इतना पता है कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था सर, ये आपके मौलिक अधिकार से संबंधित था, अनुच्छेद 21 का से संबंधित था। किससे संबंधित था? अनुच्छेद 21 का से संबंधित था, यानी कि डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, और डी का ऑप्शन यदि थर्ड हो जाएगा तो यहां पर आपसे बस इतना ही यदि आपको पता है तो ये प्रश्न अपने आप बन जाता और कुछ करने की आवश्यकता नहीं था। ठीक है, आप यदि देखेंगे तो डी का थर्ड कहां पर दिया गया है आपका, यदि आप देखोगे, ठीक है, डी का थर्ड आपका कहां पर दिया गया है, यदि आप देखोगे तो डी का थर्ड आपका दिया गया है किसमें, बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, बाकी यहां पर डी का सेकंड, डी का फोर्थ दिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दिख रहा है क्या, क्वेश्चन असल में बहुत बड़ा बड़ा आया था, इसी कारण से आपको दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, और यदि यहां पर आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि 21वां संविधान संशोधन जो था, 21 का जो था, ठीक है, आपके जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आपके 2 प्रकार के मूल कर्तव्य दिए गए थे। ठीक है, ये आपका सेट सी है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं ये आपका सेट सी है, सेट सी हम कर रहे हैं। ठीक है, जितने बच्चों का जो सेट आ रहा होगा, अगर अलग सेट आ गया होगा तो आप क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन के हिसाब से मिलाइए। ठीक है, यदि आपके में कुछ अलग सेट आ गया होगा तो आप क्वेश्चन के हिसाब से मिलाइएगा, बस क्वेश्चन बस आपका आगे पीछे किया जाता है। अगला, इसके बारे में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, इसको मैंने नहीं पढ़ाया था, ये आपके कॉमन सेंस से बना रहता। ठीक है, जो आया था उसको आया है करके बता रहा हूं, जबरदस्ती नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। ठीक है, ये आपके कॉमन सेंस से बना रहता, आपने इतने दिन संविधान पढ़ा है उस हिसाब से। तो संविधान की 6ठी अनुसूची जो कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित था, राज्यपाल को विशिष्ट विवेकाधिकार शक्ति प्रदान करती है। इस संदर्भ में राज्यपाल का कार्य रहता है। ऑप्शन ए, क्या वो राष्ट्रपति के निर्देश पर रहता है? बिल्कुल नहीं।
ऑप्शन बी, क्या वो अपने विवेक पर फैसला कर सकता है? बिल्कुल, राज्यपाल अपने विवेक पर फैसला कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जितने बच्चों ने ऑप्शन टिक किया होगा बी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? भारतीय संविधान मान्यता देती है। ठीक है, इसको अगर गलत करोगे तो मैं क्या ही कर डालूंगा। ये आपके भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, भाग 3 मौलिक अधिकार का यह प्रश्न दिया गया है। मान्यता देती है किसको? केवल भाषाई अल्पसंख्यक को हम देते हैं क्या? नहीं। केवल धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, धार्मिक भाषाई जाति नहीं, बल्कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को। ठीक है, याद रखना है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को हम मान्यता देते हैं। जैसे कि जो आपके धर्म के कार्य के लिए रखा गया धन है उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगर किसी की जनसंख्या अल्पसंख्यक है तो वो अपने लिए स्कूल और कॉलेज खुलवा सकते हैं। ये आपका दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहां पर पढ़ाए थे सर? ठीक है, तो ये अनुच्छेद देखो, ये अनुच्छेद मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यहां पर यदि आप देखोगे तो उसी से कोरिलेट करना था आपको। ठीक है, कि धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं, अर्थात इनको आपका संविधान में मान्यता दिया गया है। दूसरा, आप अनुच्छेद आगे बढ़ोगे। ठीक है, अनुच्छेद 29 शायद इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो भी आपके पढ़े हुए प्रश्नों में से आया था। चलिए अगला प्रश्न, चलो इसको बताओ जी, क्या हो जाएगा? ठीक है, कालक्रम के अनुसार जमाने बोल रहा है आपको। कैसे बोल रहा है? अभी हम जो कर रहे हैं वो कौन सा है आपका? सेट डी है। ठीक है, चलो याद रखना है, ये आपका सेट डी है। सॉरी, सेट डी बोलता हूं जी, सेट सी। ठीक है, सेट सी का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं। अगर किसी का सेट कुछ और रहेगा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से मिलाइएगा, क्वेश्चन के हिसाब से मिलाइएगा। ठीक है, चलो तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था आपका? 1978 में। दूसरा, यदि मैं बात करूं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपका 1973 में। मेनका गांधी वाला कब हुआ था आपके? 1978 के आसपास हुआ था। मेनका गांधी का मामला जो था वो शिक्षा के अधिकार में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, और बढ़ते क्रम में बोल रहा है। ठीक है, बढ़ते क्रम में बोल रहा है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1973। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 1978, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम के बाद आपका मेनका गांधी वाला मामला हुआ था, तो एल, एम, के और एन। ठीक है, जितने बच्चों ने आंसर टिक किया होगा डी। ठीक है, अब देखो इसमें से मेनका गांधी मामले के निर्णय को यदि मैं छोड़ दूं, ठीक है, मेनका गांधी वाले मामले के वाले आपको छोड़ दूं, बाकी मैंने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में भी बताया है आपको क्लास में। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जिसमें संपत्ति का अधिकार है ये भी बताया हूं, और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करना ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल जितने बच्चों ने इसका आंसर टिक किया होगा डी वालों का हो जाएगा। ठीक है, वर्ग 2 का ऐप में क्लास। ठीक है, ठीक है, सुमित्रा जी एक बार कॉल करिएगा संस्था के दिए गए नंबर पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यहां से चालू होता है आपका पेडागॉजी का प्रश्न। ठीक है, अभी हम कौन सा सेट कर रहे हैं? सेट सी कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे का कोई और आया होगा, ठीक है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से मिला लीजिएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर आप देखोगे सेट सी क्या बोल रहा है? एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कक्षा को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पढ़ के ही बनेगा पेडागॉजी का प्रश्न। ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो सारे के सारे 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, तो एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षक कक्षा को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करता है ताकि वे किसी स्थानीय सामुदायिक मुद्दे का विश्लेषण कर सके और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सके। यह गतिविधि मुख्यतः निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। क्या तथ्यों का यांत्रिक स्मरण को बढ़ावा देता है? क्या निष्क्रिय कौशल को बढ़ावा देता है? नहीं, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक शिक्षण और समस्या समाधान को। ठीक है, सहयोगात्मक शिक्षण और समस्या समाधान को क्या करता है? वो ठीक करने का प्रयास करता है। तो 96 का हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न, विद्यालय स्तर पर, ठीक है, विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ने का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता क्यों है? ठीक है, विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ने का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता क्यों है? क्या छात्रों को केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना? नहीं। क्या विद्यार्थियों को केवल तिथि और घटना बताना? नहीं। प्राकृतिक विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करना? नहीं, बल्कि शिक्षार्थियों को सामाजिक समस्या के समस्याओं को समझने और उनके समाधान में भाग लेने की सहायता करता है। तो 97 का क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा।
ठीक है, 97 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपसे बना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ने की प्रमुख आवश्यकताओं में शामिल है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिखे। यहां पर यदि आप देखेंगे, ठीक है, स्कूल स्तर पर यदि मैं बात करूं, ठीक है, स्कूल स्तर पर यदि मैं बात करूं तो सामाजिक विज्ञान पढ़ने की आपको आवश्यकता क्यों है। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं कि यदि आप स्कूल स्तर पे हैं तो क्यों पढ़ना चाहिए। सामाजिक मुद्दों के बारे में आलोचनात्मक अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग रखने के लिए, बिल्कुल सही है। परंपराओं की अंध स्वीकृति को बढ़ावा देना, जो परंपरा हमेशा से चली आ रही है चाहे वो गलत ही क्यों ना हो उसी को बढ़ावा देना। ठीक है, ये तो आपका गलत है। दूसरा, छात्रों को लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए तैयार करना। ठीक है, ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अगला, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को समझना। ठीक है, अगर आपके पेपर में जे और एम ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, देखो यहां पर जे और एम ऑप्शन नहीं दिया है तो हम ऑप्शन एल को भी सही लेकर जाएंगे। छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से क्या करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, ये भी है आपका, तो जे, एल और एम सही हो जाएगा। यानी कि जितने बच्चों ने इसका आंसर टिक किया होगा बी वाले बच्चों का आंसर ठीक है। ठीक है, ये बच्चा जो क्वेश्चन पेपर भेजा है, मैं इसका क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा था, इसने केवल 2 या 3 प्रश्नों को गलत किया है। ठीक है, संविधान और एसएसटी पेडागोजी के पीडीएफ बनाकर ये बच्चा जो भेजा है, इसने केवल 2 से 3 प्रश्न बस गलत किया है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं। ठीक है, स्पेशली आपके संविधान और एसएसटी पेडागोजी को लेकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, और आगे बढ़ूं तो ध्यान रखना है आपको सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपके, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने के लिए विशुद्ध रूप से व्याख्यान आधारित दृष्टिकोण पर्याप्त है। ठीक है, देखो आलोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग के लिए केवल और केवल एक ही मेथड को आप फॉलो कर रहे हो, ये तो निगेटिविटी है। ठीक है, कितना है आपका, निगेटिविटी है, आपको ध्यान रखना है। सर मेरा 85 आ रहा है, मिलाने पे क्या पास होने का एक्सपेक्ट है? बिल्कुल चित्रा जी, ठीक है, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, 85 नंबर काफी अच्छा आ रहा है। ठीक है, यस मेरा 90 प्लस आ रहा है। चलिए ठीक है, आपका भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन, सक्रिय संलग्नता स्रोतों के विश्लेषण और समस्या समाधान गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं, जिसे केवल निष्क्रिय आपके गतिविधियों से आपका प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो यहां पर केवल शब्द प्रयोग कर दिया है, केवल एक ही तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आप संलग्नता, विश्लेषण, समस्या समाधान ये सब गतिविधियों का भी प्रयोग कर सकते हो। तो आपका आर तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका असर्शन तो असत्य है, लेकिन आर क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको पहले बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग ऑप्शन देख पाएं। प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा लेंदी दे दिया था। ठीक है, इससे बड़ा शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा लेंदी दिया था, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों को और उद्देश्यों के आधारभूत विषय वस्तु का चयन। ये आपका दिया हुआ था कि आप किसी बच्चे को सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो तो कौन से सिस्टम के साथ आप जाओगे करके। ठीक है, तो के तो बिल्कुल पहले नंबर पर है। सबसे पहले हम विषय वस्तु का क्या करते हैं, चयन करते हैं। दूसरा, रचनात्मक और योगात्मक विधियों का उपयोग करना, वो तो लास्ट में करेंगे। ऐतिहासिक और भौगोलिक प्रगति के तार्किक प्रवाहों को प्रतिबिंब करने के लिए विषय वस्तु का संगठन करना, बिल्कुल 2 हो जाएगा ये। अगला, अन्वेषण और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करना, बिल्कुल ये भी हो जाएगा, 3रा नंबर। और आखिरी में फिर आप योगात्मक मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन जो रहेगा वो आखिरी में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चों ने डी टिक किया है, डी वाले बच्चों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या जी ये वाला? चलो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका दिया गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 119। ठीक है, क्या दिया हुआ था, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया के अनुसार, क्या बताना है आपको, पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित चरणों को क्रमिक रूप में क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये आपके पेपर में दिया गया है ऑप्शन। ठीक है, चलो तो ये आपको बनाना है, क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, चलो तो पाठ्यक्रम नियोजन माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में
पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित चरणों को क्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, मैंने बताया भी था। ठीक है, अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण में आपका क्या क्या शामिल है। ठीक है, आओ जरा देखते हैं क्या क्या शामिल है उसको। पहला क्या दिया है, स्थानीय संस्थाओं को क्षेत्रीय दौरा करना, बिल्कुल ये काम आप कर सकते हैं। मानचित्रकारी और आंकड़ों की व्याख्या करना, बिल्कुल। रटकर सीखना, ऐसा तो बिल्कुल आपको करना ही नहीं है। सामाजिक विज्ञान पर भूमिका निभाना और उनका अनुकरण करना। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जे, के और एम हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपका ए ऑप्शन ही दिया हुआ है, जितने बच्चों ने ए टिक किया होगा, ए वालों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूं अब, मंगेश जी बड़ा कर दिया हूं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, ठीक है, ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था। ठीक है, पर मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग बना लोगे। चलो, किसी वर्तमान सामाजिक मुद्दे पर सहयोगात्मक समूह का चर्चा करना। दूसरा, इतिहास की पाठ्य पुस्तक से, ठीक है, किसी वर्तमान सामाजिक मुद्दे पर सहयोगात्मक और समूह में चर्चा करना। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाएगा पूछताछ और उन्मुख सहभागी शिक्षण। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से तिथि और घटनाओं को यदि आप याद कर रहे हो, ठीक है, तिथि और घटनाओं को याद कर रहे हो, तो ये कौन सा मेथड है आपका, परीक्षा केंद्रित और रटने का सराव। ठीक है, जब परीक्षा पास रहता है तो आप बहुत सारी चीजों को रट लेते हो, कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते, तो ये हो गया आपका। ठीक है, बी हो गया। अगला मैं बात करूं, स्थानीय संसाधनों का पड़ोस पर सर्वेक्षण आयोजित करना। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके समुदाय के साथ सीधे जुड़कर अनुभवात्मक शिक्षण प्राप्त करना। शिक्षक के नेतृत्व में व्याख्या। ठीक है, जैसे कि मैं अभी व्याख्या दे रहा हूं, तो हमारा क्लास क्या बन चुका है, ठीक है, हमारा क्लास बन चुका है शिक्षक केंद्रित पारंपरिक शिक्षण। ठीक है, शिक्षक पारंपरिक शिक्षण बन चुका है आपका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रुको जी, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा बड़ा दिया था इसीलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखो, किसी वर्तमान सामाजिक मुद्दे पर सहयोगात्मक समूह में चर्चा करना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, समुदाय के साथ जुड़कर, पूछताछ, उन्मुख और सहभागी शिक्षण गतिविधि हो जाएगा। यदि आप इतिहास की तिथि और घटनाओं को याद कर रहे हो, मतलब आप रटने का काम कर रहे हो, परीक्षा केंद्रित कर रहे हो, तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। स्थानीय संसाधनों पर पड़ोस सर्वेक्षण आयोजित करना। ठीक है, तो आप बिल्कुल समुदाय के साथ सीधे जुड़कर अनुभवात्मक शिक्षण प्राप्त कर सकते हो। और शिक्षक के नेतृत्व में व्याख्यान विधि का आप यदि प्रयोग कर रहे हो, तो वो क्लास तो आपका शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जितने बच्चों ने आंसर टिक किया होगा बी वाले बच्चों का पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का दिया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके अच्छे लेवल का दिया हुआ था। ठीक है, चलो यहां पर यदि आप बात करोगे तो आपको कौन सा क्रम सामाजिक संरचना के क्रम पे जमेगा करके पूछा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा क्रम सामाजिक कक्षाओं में शिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों की विशिष्ट प्रगति में सबसे अच्छी तरह को दर्शाता है। ठीक है, चलो पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता और रटना। दूसरा दिया है आपका, देखो क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आधारभूत से लेकर अधिक जटिल शैक्षणिक मुद्दों तक जाना था। ठीक है, आधारभूत से लेकर अधिक शैक्षणिक मुद्दों तक आपको जाना था। ठीक है, आधारभूत से लेकर अधिक शैक्षणिक मुद्दों तक आपको जाना था। ठीक है, तो यहां पर यदि आप बात करोगे तो पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता और रटना, प्रशिक्षित शिक्षकों और संसाधनों का अभाव, आलोचनात्मक सोच बढ़ावा देने में कठिनाई, अंतः विषयक दृष्टिकोण का एकीकरण। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तकों का निर्भरण, ठीक है, के पहले हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका दिया हुआ है, ठीक है, के पढ़ लिया, एल को पढ़ते हैं, अंतः विषयक दृष्टिकोणों पर एकीकरण, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में कठिनाई, प्रशिक्षित शिक्षकों और संसाधनों का अभाव और पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता और रटना, प्रशिक्षित शिक्षकों और संसाधनों का अभाव। ठीक है,
पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता और रटना, अंतः विषयक दृष्टिकोण को एकीकरण, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में कठिनाई, पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता और रटना, या अंतः विषयक दृष्टिकोण का एकीकरण करना और संसाधनों का स्वभाव। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपके सामान्य से ज्यादा खतरनाक की ओर जा रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा एम, के, एन और एल। ठीक है, फिर आंसर टिक कर लो। ठीक है, फिर इसका मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा जो जो आपका एक एक टॉपिक दिया हुआ है। मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है, आपके टोटल जो प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, 20 के आसपास आपके प्रश्न पूछे गए थे। इसमें से आप 18 आराम से बना लेते हैं। किसमें किसमें? पॉलिटी में और आपके एसएसटी पेडागोजी में। ठीक है, एसएसटी पेडागोजी में और संविधान में जो टोटल 20 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें से आप लोग कम से कम 18 आराम से बना सकते थे। ठीक है, चलो, तो फिलहाल यही देखना था आपको। ठीक है, बाकी एक बार फिर से, ठीक है, ये पहला टॉपिक जो आपके यहां से अनुच्छेद 108 से 2 प्रश्न पूछा गया था, और इसको बिल्कुल मैंने आपके क्लास नोट्स में बताया है। बताया हूं कि नहीं बताया हूं ऑनलाइन? अनुच्छेद 108 जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या आपको मैंने ये नहीं पढ़ाया है अनुच्छेद 108 कि आप संविधान संशोधन और धन विधेयक पर बैठक नहीं बुला सकते? क्या मैंने आपको क्लास में नहीं पढ़ाया है कि अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? दहेज अधिनियम 1961, बैंकिंग अधिनियम 1978 और पोटा आपका 2001। ठीक है, ये पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं, आप ही लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपको जब मैंने मूल कर्तव्य पढ़ाया था और सैटरडे भी कहा था कि 5 से 10 मिनट लगेगा आपको रिवीजन करने में, ये भी आपके नोट्स में डाला है कि नहीं डाला है, आप ही लोग कमेंट करके बताएंगे। यहां से भी डायरेक्ट प्रश्न आया था। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ठीक है, आपके मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है, तो मौलिक अधिकार में जो हमने प्रश्न देखा था, चाहे वो आपका अनुच्छेद 27 हो, चाहे 28 हो, चाहे 21 का हो, ये भी आपके नोट्स से आया हुआ है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि 20 के आसपास आपके प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 2 प्रश्न मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया है। ठीक है, जो नहीं आया है वो नहीं आया है। 20 प्रश्नों में से 2 प्रश्न पढ़ाया हुआ नहीं आया है। हालांकि आप कॉमन सेंस यूज करते तो वो बन जाता। ठीक है, पर 2 प्रश्न ऐसे थे आपके जो नहीं पूछे गए थे, पर पूछा कितना प्रश्न गया था आपके साथ? 18 प्रश्न के आसपास पूछा गया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा शांत मन से दिलाया होगा एग्जाम, तो बिल्कुल आपसे 20 में 18 प्रश्न बन जाते। ठीक है, चलो, तो फिलहाल यही तक था आपका। ठीक है, आज परीक्षित सर नहीं आ पाए हैं, और जब भी टाइम मिलेगा तो परीक्षित सर और हेमा मैडम आपको एसएसटी का और जो सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है उनको कराते हुए मिलेंगे। ठीक है, चलो, क्वेश्चन देखकर रोना आ रहा था। ठीक है, पेपर थोड़ा सा लेंदी दिया था। ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग कम पड़ रहा था। ठीक है, गलती आप लोगों की नहीं है। ठीक है, बाकी अपने तरफ से प्रयास करिएगा। ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा, क्योंकि जो चीज बिगड़ चुका है उसको तो हम नहीं बदल सकते। सामने आपके सीटेट का एग्जाम है और 90 नंबर का पेडागोजी पूछा जाएगा, तो बिल्कुल आप पेडागोजी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके सारे सब्जेक्ट का पेडागोजी पढ़िए, क्योंकि सीटेट में आपके 90 नंबर के पेडागोजी पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम 7 फरवरी को है। ठीक है, ध्यान रखना सीटेट वालों। ठीक है, सीटेट में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम 7 फरवरी को है और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम 8 फरवरी को है। आपका कब है देख लेना। ठीक है, धोखे में मत रहना। बहुत सारे बच्चों का सीटेट का एग्जाम 7 फरवरी को है और बहुत सारे बच्चों का 8 फरवरी को है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से गलतफहमी में मत रहना कि सर ऐसा ऐसा है क्या या ऐसा है क्या, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि सीटेट का एग्जाम 7 फरवरी और 8 फरवरी दोनों को होने वाला है, तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा अपना टाइम टेबल कि आपका कब है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हम लोग अभी का क्लास यहीं तक कवर करते हैं। ठीक है, और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो बढ़िया अपने तरफ से मेहनत आप लोगों ने किया था, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। ठीक है, आपका परिणाम क्या रहेगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर आप लोगों ने कोशिश बहुत किया था, मैं उसी से खुश हूं। ठीक है, आपका नंबर कितना आ रहा होगा उससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर आप लोगों ने प्रयास अच्छा किया था, उसके लिए आपको मैं लगातार अप्रिशिएट करता हूं, करता रहूंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है।